हेलो 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 हेलो, क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? वेरी 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 गुड आफ्टरनून। कैसे है सभी? आफ्टरनून बेटा 12 बज गई ना, तो 12:01 से आफ्टरनून बोला जाता है, 12 बजे से आफ्टरनून बोला जाता है। तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। हम बढ़िया है, मस्त मजे में। आज इवनिंग में क्लास का टाइम टेबल चेंज हुआ क्या? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है ना, मोस्ट प्रोबेबली वही रहेगा। अगर होगा तो हम आपको बता देंगे। इस बार मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, चलो बहुत बढ़िया आयुष बेटा, बहुत बढ़िया। यूट्यूब पर आज क्लास, आज मंडे है ना, तो आज किसकी होना चाहिए थी? आज कामेश सर की होनी चाहिए थी ना, शायद कामेश सर वैसे क्लास ले रहे हैं। केमिस्ट्री की 4 बजे दिखा रहा है, तो 4 बजे केमिस्ट्री की होगी। 2 बजे क्लास है या नहीं वो बता देंगे बैच 2 वालों को, चिंता ना करो। चलिए तो करते हम क्लास की शुरुआत। मेरे भी नंबर बढ़ गए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, टेस्ट नहीं दिया बेटा तो टेस्ट जरूर दे दो। अच्छा 116 का आंसर रॉन्ग है, मैं करेक्ट करवा दूंगा। एक बार आप मुझे क्वेश्चन भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। पार्थ सर कह रहे थे कि अब बायो क्लास 7:30 बजे से होगी। ठीक है, तो मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा। अगर होगा तो आपको आज ऐप के अंदर दिखने लग जाएगा। चलो लैपटॉप पे लाइव क्लास बेटा वो डेवलप हो रहा है, देखते हैं कब तक हो पाता है। चलिए तो गति के नियम हम आज रिवीजन करने वाले हैं आज की क्लास में, बैकलॉग सीरीज की, है ना। तो गति के नियम जिनका हो चुका है उनके लिए रिवीजन है, और जिनका नहीं हुआ वो एक बार यहां से पढ़ सकते हैं। टेस्ट बेटा अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, टेस्ट को हम शाम वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। 2 बजे केमिस्ट्री क्लास शो कर रहा है, हाँ, तो अगर 2 बजे केमिस्ट्री क्लास शो हो रही है तो 2 बजे केमिस्ट्री क्लास होगी 100% फिर। चलो बहुत बढ़िया। तो अब गति के नियम में हमें क्या क्या पढ़ना है, गति के नियम में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये वाला जो चैप्टर होता है इसमें प्रथम नियम बल संवेग गति का द्वितीय नियम आवेग तृतीय नियम मुक्त पिंड आरेख अभिलंब प्रतिक्रिया बल रस्सी में तनाव स्प्रिंग बल और छदम बल पढ़ना होता है। RM2 में घर्षण नहीं पढ़ाई, नहीं अभी नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाएंगे, वो घर्षण पढ़ाएंगे, चिंता ना करो, है ना। अगला चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली हम एक जब 2 बजे वाली क्लास हो रही है तो 2 बजे वाली क्लास RM2 वालों को बता देता हूं कि 2 बजे वाली क्लास अभी जैसे कुछ दिन योगेश सर ने लिए, कुछ दिन आपके कामेश सर लेंगे, फिर कुछ दिन मैं लूंगा 2 बजे वाली क्लास। तो इसी से 1-2 वीक में हमारा वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो गति के नियम में सबसे पहली बात न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अच्छा कितने बच्चे हैं जिनका वाकई में बैकलॉग हुआ था और कितने बच्चे रिवीजन के लिए आए? तो एक बार जल्दी से कमेंट में कर दो कि सर छूट गया था और कितने बच्चे रिवीजन के लिए आए हैं। कितने बच्चे रिवीजन के लिए आए हैं और कितने बच्चे नया मतलब फिर से पढ़ने आए, छूट गया था। अच्छा ठीक है जैन साहब, बैकलॉग है, अच्छा रिवीजन, ठीक है। अर्पित बेटा चिंता ना करो, करते रहो, सतत रूप से प्रयास करते रहो, धीरे धीरे क्वेश्चन भी बनने लगेंगे होमवर्क के भी, और सारे तो कभी नहीं बनेंगे। 10 में से 5-6 भी आपके बन रहे तो ठीक है अभी। चलिए तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो रिवीजन के लिए आए हैं। अच्छा अब कमेंट आ रहे हैं छूट गया था, अच्छा चलिए ठीक है, बैकलॉग हो गया था, ठीक है। चलिए तो हाँ ठीक है, तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं गति के नियम में। गति का प्रथम नियम देखो, इस चैप्टर में आपको कैसे कैसे जिनका चैप्टर छूट गया था उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। अगर आप लोग गति का प्रथम नियम देखें
और उसके बाद में उसके द्वितीय नियम और तृतीय नियम के कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है। तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स अगर आप एक बार रीड करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मैं आपको अभी बताना शुरू करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले गति का प्रथम नियम क्या होता है, ये क्लास 9th में भी हम पढ़ते हैं वैसे, कि गति का प्रथम नियम क्या होता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और एक समान रूप से गति कर रही है तो एक समान रूप से ही गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लग जाए। तो बाह्य बल जब तक ना लगाया जाएगा तब तक वह अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी। तो वही वाली बात न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है। इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं या यह गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहलाता है ना। क्यों? क्योंकि गैलीलियो ने भी ऐसी ही बातें बोली थी, उसने जड़त्व के रूप में परिभाषित करी थी, जो भी हम देखने वाले हैं। अच्छा, साथ ही साथ यह नियम सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि लोगों को लगता है कि गति का द्वितीय नियम जो है वो बल को परिभाषित करता है। मेरी आवाज बहुत धीमी आ रही है क्या? नहीं बेटा, सभी को क्लियर आ रही है। खुशी बेटा, अगर आपका लेक्चर नंबर 8 छूट गया था, एक ही लेक्चर छूटा हुआ तो उसे तो खुद से देख सकते हो। मैंने आज पहली बार कमेंट किया है, रॉकी शर्मा, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, तो गति की, हाँ क्लियर आ रही है आवाज? ठीक है। तो अब गति में हमने जो प्रथम नियम पढ़ा वो गैलीलियो ने भी परिभाषित किया था, गैलीलियो ने जड़त्व के रूप में परिभाषित किया था। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात कि लोगों को लगता है कि यार बल जो है वो गति के द्वितीय नियम से आया। बल की परिभाषा या बल को फॉर्मूला क्या होगा, बल का सूत्र क्या होगा, वो द्वितीय नियम ने बोला था। लेकिन बल की वास्तविक परिभाषा, बल को परिभाषित किसने किया था? प्रथम नियम ने। तो सबसे बड़ी बात कि अगर आपने कहीं पढ़ रखा कि द्वितीय नियम से बल आता है, तो नहीं, बल जो है प्रथम नियम से आता है। यह नियम बल को परिभाषित करता है तथा यह बताता है कि बल वह कारक है जो वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है ना। बल क्या है? वो एक कारण है जिसकी वजह से वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो सकती है। साथ ही साथ बल को परिभाषित कैसे करेंगे? बल धकेलने या खींचने की वह प्रक्रिया है जो स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करती है या परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, तो यह एक इंपॉर्टेंट सी बात है बल को लेकर। अब बल और साथ ही साथ जैसे हम बोल रहे थे जड़त्व, तो जड़त्व का नियम या जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी भी वस्तु के लिए अगर हम देखें, जड़त्व किसी भी वस्तु के लिए हम देखें तो जड़त्व क्या है? जड़त्व एक आंतरिक प्रतिरोध है जो कोई भी वस्तु देती है जब उस पर बाह्य बल लगाया जाता है। और ये किसका विरोध करती है? यह उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे अगर मान के चलो एक भारी वस्तु है तो उसे हिलाने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, हल्की वस्तु को हिलाने के लिए कम बल की आवश्यकता होगी। तो यह एक्चुअल में किस पे निर्भर कर रहा है? यह निर्भर करता है जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान पर। तो द्रव्यमान जो होगा या जड़त्व जो होगा वह समानुपाती होता है द्रव्यमान के। हाँ बेटा, ये बैकलॉग क्लास है, आदर्श यादव, सूरज गौतम, यहां ध्यान दो बेटा। हाँ, तो यह जड़त्व जो होता है वो समानुपाती होता है द्रव्यमान के। तो जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा जड़त्व होगा उस वस्तु का। साथ ही साथ अवस्था को, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें तो बात देखी थी। अवस्था को दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, एक विराम होता है और एक नियत वेग होता है। तो अगर जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगता है तब तक ना तो उसका विरामावस्था परिवर्तित होती है, ना तो नियत वेग की अवस्था परिवर्तित होती है। वो या तो विराम में तो विराम पर ही रहेगा और नियत वेग से गतिशील है तो नियत वेग से ही गतिशील रहेगा। ठीक है, आज मैंने पहली बार क्लास ली है। अच्छा ठीक है, अच्छा पहली बार लाइव क्लास ली है, पहली बार मैंने, अच्छा मैंने आज तुम्हारा नाम लिया है। ठीक है बेटा, डेली आओ, डेली नाम ले लेंगे आपका। अब विरामावस्था का जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व 3 प्रकार के होते, विरामावस्था का, गति का और दिशा का जड़त्व, है ना। तो ये 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं। इनको शॉर्ट में मैं ऐसा परिभाषित कर सकता हूं कि अगर वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहिए, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी तो वह विरामावस्था का जड़त्व हो जाएगा। नियत वेग से गतिशील है तो नियत वेग से ही गतिशील रहेगी, वह फिर से अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी तो वह गति का जड़त्व हो जाएगा। इसी प्रकार से दिशा में परिवर्तन का विरोध करेगी तो वह दिशा का जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, तो अगर एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम देखें कि वस्तु में विरामावस्था का जड़त्व कैसे हो सकता है, तो अगर वस्तु, या हम ऐसा समझते हैं कि एक वस्तु या एक गाड़ी है, एक ट्रक है या एक ट्रेन है या एक बस है,
तो अगर बस एक रुकी हुई थी, है ना, और एक बस रुकी हुई थी और उसमें आप बैठे हुए थे, लेकिन अचानक जैसे ही बस आगे चलने लगती तो आपके ऊपर पीछे की तरफ धक्का लगता, तो पीछे की तरफ धक्का लगता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये किसकी वजह से हो रहा है, विरामावस्था के जड़त्व की वजह से। आप विरामावस्था में थे तो आप विरामावस्था में ही रहना चाहोगे हमेशा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। आप विरामावस्था में थे तो विरामावस्था में ही रहना चाहोगे, चाहे जो हो जाए। तो आप अगर बस चलेगी तो आपके ऊपर पीछे की तरफ धक्का लगेगा। इसी प्रकार से अगर एक बस चल रही है, अचानक से ब्रेक लग जाते हैं, तो आप तो अभी भी गति करते रहना चाहोगे, लेकिन बस रुक गई तो आप आगे की तरफ झटका खाओगे, आगे की तरफ झटका खाओगे। तो ये क्या है, यह गति का जड़त्व हो गया। इसी प्रकार से अगर एक बस में या एक ट्रेन में, या ट्रेन में से पता नहीं चलता इतना ज्यादा, कार में आप बैठे हुए हो, तो अगर वो अचानक से मुड़ रही है, एक दिशा में मुड़ी, तो आप पे विपरीत दिशा में बल लगेगा। ये क्या, दिशा का जड़त्व है ना। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, यह कुछ इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल है। यहाँ पे काफी सारे एग्जाम्पल लिखे हुए, आपको ये वाले एग्जाम्पल्स खुद से एक बार रीड करने होंगे। और ये वैसे एग्जाम्पल्स अगर आपने क्लास 9th 10th पढ़ा हो, क्लास 11th पढ़ा हो, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल स्कूल वगैरह में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो यह आप और एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पर, जैसे आम के पेड़ की अगर एक डाली हिलाते तो आम टूटकर गिर जाता है, यह भी किसकी वजह से, विरामावस्था के जड़त्व की वजह से। और भी एग्जाम्पल है ना गति के जड़त्व के लिए, है ना, जैसा भी हमने बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए, एक बार आप रीड करोगे 100% आपको समझ में आ जाएंगे। दिशा का जड़त्व, इसके एग्जाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट से होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे फोकस रखना चाहूंगा कि हो सकता है नीट में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता तो इसी पर आएगा। क्या है इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कि अगर एक पहिया घूम रहा है ना, तो पहिया घूम रहा है और घूमते घूमते पहिए पर आपने देखा होगा कि बस वगैरह में या ट्रक वगैरह में या साइकिल वगैरह में भी, कि अगर घूम रहा है टायर और उसमें कीचड़ चिपक जाता है, तो उसकी वजह से जो पीछे व्यक्ति बैठा होता है उसके ऊपर कीचड़ लग जाएगा या उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए पीछे क्या लगाते थे, एक रबर का टुकड़ा लगा दिया जाता है ना। तो ये रबर का टुकड़ा जो है वो क्यों लगाया जा रहा है, ताकि ये जो पीछे उड़ता हुआ कीचड़ है वो आपके ऊपर ना आए। तो इसमें दिशा का जड़त्व क्या है, देखो क्या होता है कि जैसे कीचड़ गाड़ी के टायर से चिपकता है, तो अब टायर गोल घूमना चाहेगा, लेकिन कीचड़ जो है वो कीचड़ अपनी दिशा का जड़त्व के कारण एकदम सीधा ही जाएगा, वो अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करना चाहेगा, लेकिन टायर घूम गया तो इसकी वजह से वो कीचड़ जो है, ये जो एरो लगे हुए इस दिशा में, कीचड़ उड़ना शुरू हो जाएगा। और अगर यहाँ पे पीछे की तरफ मडघाट नहीं है गाड़ी में, या रबर का टुकड़ा नहीं लगा हुआ, तो आपके पूरे कपड़े गंदे हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मान के चलो एक ग्राइंडर है, और ग्राइंडर क्या होता है, जिससे यह सिलबट्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलबट्टे का पत्थर आपने देखा होगा, जो चाकू की धार वगैरह बनती है जिस पर, तो अगर आपने देखा हो तो वो ग्राइंडिंग स्टोन घूमता रहता है, और उसके ऊपर जैसे चाकू या कोई भी धातु को टच किया जाता है जिसकी हमको धार बनानी है, तो उसके छिलके या उसमें से चिंगारियां निकलती है, चिंगारियां निकलने लग जाती है, वो भी किसकी वजह से, दिशा के जड़त्व की वजह से, वो भी स्पर्श रेखीय रूप से बाहर आती है। तो यह सब कुछ दिशा के जड़त्व की वजह से है। एक बार आप रीड करेंगे तो 100% बाकी सारी चीजें समझ में आएगी। साथ ही साथ इस पर कुछ एग्जाम्पल भी करवाते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि अगर मान के चलो हमारे पास एक ब्लॉक के ऊपर ये रस्सी लगी हुई है, ए से बी तक, और बी से सी तक एक दूसरी रस्सी लगी हुई है। अब अगर मैंने अचानक से इसे झटका दिया, मैंने ये नीचे वाली रस्सी को पकड़ा और अचानक से झटका दिया, तो नीचे वाली रस्सी को पकड़कर अगर अचानक से झटका दूंगा तो क्या होगा, कहां से टूटेगा, ये ए बी वाला पोर्शन टूटेगा या बी सी वाला पोर्शन टूटेगा। तो अचानक से झटका देकर अगर हम तोड़ेंगे तो यहां पर ये नीचे वाला हिस्सा टूट जाएगा, बीसी हिस्सा टूट जाएगा रस्सी का। क्यों टूटेगा बीसी हिस्सा रस्सी का, क्यों टूटेगा बीसी हिस्सा रस्सी का, क्यों, क्योंकि यहां पर ये बीसी हिस्सा जो है यह नीचे है और ऊपर उसके एक द्रव्यमान है। तो वो जो द्रव्यमान है वो रेस्ट पर था या विरामावस्था में था, विरामावस्था में ही रहना चाहेगा हमेशा। वो क्या चाहेगा, वो हमेशा विरामावस्था में ही रहना चाहेगा। वह कभी भी जो नीचे ये वाला जो ब्लॉक है, वह कभी भी जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लग रहा तब तक अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगा। तो आपने झटका दिया बीसी हिस्से को, तो ये रेस्ट पे रह गया, तो ये वाला पूरा भाग रेस्ट पे रह गया, लेकिन ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो खींच गया और टूट गया। क्लियर है मामला, समझ में आया? ठीक है, तो यह एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था जो आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से एक दो और छोटे छोटे से एग्जाम्पल करवाए, आपसे 100% बन जाएंगे कि अगर
घोड़ा यकायक दौड़ने लगता है तो उस पर बैठा व्यक्ति पीछे गिर जाता है, क्यों? जड़त्व की वजह से। चलिए, इसी प्रकार से बल को हम ऑलरेडी परिभाषित कर चुके हैं। बल क्या होता है? बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। साथ ही साथ बल क्या क्या कर सकता है? बल चाल को परिवर्तित कर सकता है, गति की दिशा परिवर्तित कर सकता है। चाल और गति की दिशा, किस दिशा में जा रहा है, दोनों बदल सकता है, या आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकता है। जैसे एक स्पंज को आपने लिया, दबाया, उसके आकार या आकृति में परिवर्तन हो गया। एक पेपर को आपने मोड़ दिया तो उसपे आपने बल लगाया था, तो बल जो है उसने क्या किया? उसने भी आकार या आकृति में परिवर्तन कर दिया है यहां पर। चलिए, इसी प्रकार से और क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हो सकती है? बल के लिए मात्रक क्या क्या हो सकते हैं? तो बल का जो एमकेएस या एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और उसका सीजीएस मात्रक जो होता है डायन होता है। एक न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डायन के बराबर होता है। इसी के साथ साथ अन्य मात्रक इसके एक दो और अन्य मात्रक होते हैं। एक होता है केजी वेट और एक होता है केजी एफ। ये क्या है? केजी वेट और केजी एफ, है ना। यह न्यूटन के समान ही है ना। जैसे एक केजी वेट जो होता है वो जी न्यूटन या 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या है? केजी वेट, केजी भार या केजी बल भी लिख सकते हैं हम इसे, केजी फोर्स। आई बात समझ में? तो यहां पर यह एक केजी वेट जो होगा वो 9.8 न्यूटन के बराबर होगा, या एक ग्राम वेट, इसके सीजीएस यूनिट लिखोगे तो आप 980 डायन के बराबर होगा। हाँ बेटा, जिनका भी कोई बैकलॉग ना हो तो वो लोग जाके दूसरा रिवीजन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बच्चे ये वाली क्लास ले। चलो आगे बढ़ते। ये सब कुछ बल के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब एक और इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमारे लिए हमें पता भी होना चाहिए और जिसपे सवाल भी बनते हैं और जो हमें आगे भी काम आएगी, दैट इज संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग क्या होता है? फैजली आलम बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है वह हम आपको बता देंगे। चलो ठीक है यार, ये वाला क्वेश्चन काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे, ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, रुक जाओ, है ना। ये वाला क्वेश्चन आज क्लास में आखिरी में मुझे एक बार सेंड कर देना, मैं बता दूंगा आपको, है ना, मेन क्लास जो होगी हमारी, क्योंकि आपके अलावा भी बहुत सारे बच्चे थे जो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। दीपक कुमार बेटा, बैकलॉग सीरीज भी रिकॉर्ड होती है। चलो, तो संवेग और कहां दिखेगी बैकलॉग सीरीज की क्लासेस? जो नॉर्मल क्लासेस है उसके अंदर ही दिख जाएंगी आपको। जो नॉर्मल चैप्टर होता है आपको, चैप्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर बैकलॉग सीरीज के नाम से क्लास दिखाई देगी। संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, या यह गति का मात्रकतम प्रभाव को व्यक्त करता है। मतलब कि कितनी है गति, कितनी है गति, कितनी है गति। तो वह गति कौन बताता है? वह बताता है संवेग। कितना है, कितना है किससे पता चलता है? संवेग से पता चलता है। संवेग जो होता है एक सदिश राशि होता है और उसकी जो दिशा होती है वो वेग की दिशा में होती है। ताक्षणिक वेग मतलब जिस क्षण पर आप संवेग देख रहे हो उस क्षण पर जहां वेग की दिशा होगी उसी दिशा में संवेग भी होगा। अब ये होता है m इंटू वी, तो उसका मात्रक हो जाएगा केजी और वेग का हो गया मीटर पर सेकंड। यह अभिमान लिख सकते हैं mLt-1, m द्रव्यमान के लिए, वेग के लिए L/T या Lt-1। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होना चाहिए, जिससे हम बोलते हैं संवेग में परिवर्तन। क्या होता है? संवेग में परिवर्तन। यह हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट सी बात है। तो संवेग में परिवर्तन क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन, वेग फाइनल माइनस इनिशियल। यह हमें निकालना आना चाहिए, है ना। यह हमें आगे बहुत ज्यादा काम आती है बात। तो संवेग में परिवर्तन पर कुछ उदाहरण करे थे हमने क्लास में। जैसे देखो, यहां पर अगर मान के चलो हमें बोला कि एक बॉल जो है m द्रव्यमान की u चाल से चल रही थी, u चाल से गई और टकरा गई। अब टकरा कर रुक गई, तो रुकने पर संवेग में परिवर्तन क्या होगा? तो सर ये u चाल से चल रही थी, टकराई, टकराने के बाद में रुक गई, तो इसका अंतिम वेग v हो गया। तो यहां पर हम संवेग में परिवर्तन निकालेंगे तो हो जाएगा v माइनस u। अंतिम तो शून्य हो गया, प्रारंभिक तो u है, तो यह mu इसका संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, या माइनस mu दिशा के साथ बोल सकते हैं। इसी प्रकार से प्रत्यास्थ टक्कर होती है तब क्या होता है? प्रत्यास्थ टक्कर मतलब गेंद गई, टकराई और टकरा के वापस आई, जैसी गई वैसी की वैसी अब वापस आ गई। तो मैंने बोला ये मान के चलो v0 चाल से जा रही थी, तो यह v0 वेग से जा रही थी, गई, टकराई और v0 से ही वापस आ गई। एक गेंद को मैंने दीवार पे फेंका, जितने वेग से जाकर टकराई उतनी ही वेग से वापस भी आ गई।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम संवेग में परिवर्तन लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन। क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन, तो देखो क्या होगा, अब यहां पर प्रारंभिक वेग इस दिशा में है तो उसे मैं लिखूंगा माइनस वी नॉट, प्रारंभिक वेग को माइनस वी नॉट लिखेंगे, अंतिम वेग को वी नॉट लिखेंगे। दोनों की दिशा विपरीत है, दोनों की दिशा विपरीत है, एक इस तरफ जा रहा है फिर पलट के वो उस तरफ जा रही है, तो एक की दिशा को हमको नेगेटिव बोलना पड़ेगा, एक की दिशा को हमको पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। तो यहां पर इस दिशा को हमने नेगेटिव बोल दिया तो इस दिशा को हमें पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। तो वी नॉट माइनस माइनस वी नॉट, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रही थी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2m वी नॉट संवेग में परिवर्तन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो आप सभी को पता होना चाहिए। क्या कि यहां पर संवेग में परिवर्तन जब गेंद जाकर टकराए तो टकरा के वापस आ रही, पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है, तो 2m वी नॉट संवेग में परिवर्तन होता है। नरेंद्र गोस्वामी, बेटा अभी मैंने क्या बोला था शुद्ध हिंदी में कि आप चाहो तो देख सकते हो, आप ना चाहो तो नहीं देख सकते हो। जिनने रेगुलर क्लासेस देख रखी है उनके लिए ऑप्शनल है, आपकी इच्छा, ठीक है। तो आप बार बार क्लास को परेशान ना करें, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते तो आप जाके खुद का रिवीजन कर सकते हैं। कल जो हमने पढ़ाया था, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसे पढ़िए, आज क्लास में उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यह संवेग में परिवर्तन पर इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो हमें पता होना चाहिए। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने, जैसे कुछ अलग वाले सवाल कि मान के चलो हमारे पास ये एक गेंद है, ये गेंद 20 मीटर से गिरी, टकराई जमीन पर, टकराने के बाद में 5 मीटर तक उठती है, तो आपको इसका संवेग में परिवर्तन बताना है। क्या बताना है, संवेग में परिवर्तन बताना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे संवेग में परिवर्तन, कैसे करेंगे संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन जो है वह कैसे किया जाएगा, तो संवेग में परिवर्तन जो है उसके लिए हमें पहले वेग पता होना चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए, वेग पता होना चाहिए। अमन पांडे, बेटा लाइव क्लासेस लैपटॉप में नहीं चलती, लेकिन क्लास जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद में आप उसको लैपटॉप में देख सकते हैं, है ना। जब क्लास पूरी खत्म हो जाती है तो खत्म होने के बाद में आप लैपटॉप में लॉग इन कीजिए डाउटनेट की वेबसाइट पे, आपको क्लासेस दिखेंगी। लाइव नहीं चलती, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस जो वो दिखती है। फैजली आलम, बेटा अभी हम क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहे, हम जिनका बैकलॉग हुआ था उनके लिए चर्चा कर रहे हैं यहां पर। तो आप क्लास को डिस्टर्ब ना करें, आप जो रेगुलर क्लास होती है 5:45 बजे उसमें आइए, उसमें हम लोग वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो यहां पर हमारे पास अगर हम देखें तो एक गेंद को 20 मीटर ऊंचाई से छोड़ा है, टकराई है, टकराकर ऊपर गई है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है ये देखिए सब लोग। तो यहां पर 1 किलो द्रव्यमान की गेंद संवेग में परिवर्तन बताना है, तो कैसे करेंगे, ये द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन। अच्छा, अब गेंद 20 मीटर ऊंचाई से छोड़ी तो वेग तो पता ही नहीं, तो वेग कैसे निकाल सकते हैं, तो वेग निकलता है √2gh से। ये सरल रेखा में गति जो चैप्टर है उसमें हमने बात पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी, सरल रेखा में गति चैप्टर में। तो अगर सरल रेखा में गति जो चैप्टर था उसमें पढ़ी थी, तो सरल रेखा में गति में हम वेग क्या लिखते हैं, √2gh, है ना। बाकी इसमें मैंने SP स्टार भी बताया था कि अगर एक गेंद 1 सेकंड गिरती है तो 5 मीटर गिरती है, 2 सेकंड गिरती है तो 20 मीटर गिरती है ना। तो ये बातें हमने डायरेक्ट भी करी थी, आप उससे भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो √2gh। तो जगह √2 × 10 × 20, तो 10 × 20 तो 2 × 10 × 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से प्रारंभिक वेग, है ना, यहां से 5 टकराकर 20 मीटर उछल गई, तो ये क्या होगा, √2gh। फिर से एक बार 5 वैल्यू रखी क्योंकि हाइट 5 है, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें संवेग में परिवर्तन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन। फाइनल है 20, प्रारंभिक है 10। अब दिशा क्या होगी, सर एक दिशा नेगेटिव है, क्यों सर, क्योंकि यहां पर अंतिम वेग, सर यह गेंद जो है वह आई, टकराई और टकराकर ऊपर की तरफ चली गई, है ना। तो यहां पर अंतिम वेग जो है वह 20 मीटर पर सेकंड या -20 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं। प्रारंभिक वेग नीचे की दिशा को गया, मैंने पॉजिटिव मान लिया,
तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। तो यहां पर कुल मिला के यह कहने वाली बात है कि फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या 30 आ जाएगा। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि जब गेंद टकराती है और टकराने के बाद में वापस से उठती है, ध्यान समझना, जब भी गेंद टकराती है और टकराने के बाद में वापस उठती है या वापस चली जाती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है या प्रत्यास्थ टक्कर ना भी हो लेकिन टकराई और विपरीत दिशा में चलेगी, तो वहां पर जो वेग है वो ऐड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत होती है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और वही कंडीशन यहां इस क्वेश्चन में भी है, वही कंडीशन यहां पर इस क्वेश्चन में भी है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप 20 माइनस 10 करो, आप चाहते तो 20 माइनस माइनस 10 कर लेते, लेकिन आंसर सेम ही आता। आंसर क्या होता? सेम ही आता, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, सेम आंसर आता। आ रही है बात समझ में, है ना। माइनस माइनस प्लस होता है, जब भी दिशा बदलेगी, जब भी दिशा बदलेगी तो वह हमें जो वेग है वो ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया था, जो कि ऐसा कहता है कि एक गेंद, है ना, ये सारे क्वेश्चन आप नॉर्मल क्लासेस में जाएंगे तो उसमें लिखे हुए भी है। बाकी आपको एक बार मैं, जिन लोगों की क्लासेस पूर्ण रूप से छूट चुकी है, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं उनके लिए, कि अगर एक गेंद यू वेग से आती है और यू वेग से टकराती है और टकराने के बाद में यू वेग से ही चली जाती है किसी समतल पर। अब बोला है कि यह अभिलंब के साथ थीटा कोण पर टकराती है और थीटा कोण पर चली जाती है, तब बताओ संवेग में परिवर्तन क्या होगा। तो संवेग जो है वो सदिश राशि है। संवेग जो है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो सदिश राशि है, तो सदिश राशि में हमें क्या करना होगा? सदिश राशि में सर हमें परिवर्तन निकालने के लिए घटक लेने होंगे, हमें दिशा पता होना चाहिए। तो दिशा कैसे पता करेंगे? देखो, यही वाला क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है, क्या कि जो सीधी जमीन ना होती, दीवार पे गेंद आई, टकराई और टकरा कर चलेगी। सेम क्वेश्चन है, बस करने का तरीका भी सेम रहेगा, बस यह है कि इसमें दीवार, इसे सीधी जमीन पे बता देंगे, इसमें दीवार बता देंगे। तो अब क्या हो रहा है इसमें? सर गेंद आई, टकराई, टकरा कर चली गई, तो इस कंडीशन में हमें घटक करने होंगे। तो घटक कैसे होंगे? तो ये यू वेग इस दिशा में, ये कोण थीटा है, तो देखो ध्यान से, ये वाला कोण भी थीटा होगा। क्यों? ऊर्ध्वाधर के साथ कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा होगा। अब ये यू है, तो यू का एक घटक कॉस में होगा, एक घटक साइन में होगा, है ना। थीटा के साथ वाला घटक कॉस होता है, थीटा के लंबवत वाला साइन होता है। इसी प्रकार से यहां पर थीटा के साथ वाला घटक जो होता है वो कॉस होता है, थीटा के लंबवत वाला जो कोण होता है या घटक होता है वो साइन होता है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो ये है एक्स दिशा, तो एक्स दिशा में इसका पहले संवेग एम यू साइन थीटा था, अभी भी एम यू साइन थीटा है। तो एक्स दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक्स दिशा में ये मैंने आई कैप जे कैप के रूप में लिखा हुआ संवेग, वैसे तुम चाहो तो डायरेक्ट भी देख सकते हो कि सर एक्स दिशा में प्रारंभिक संवेग भी उतना है, अंतिम संवेग भी उतना है। वाई दिशा में क्या होगा? वाई दिशा में एम यू कॉस थीटा नीचे की तरफ है, एम यू साइन थीटा ऊपर की तरफ है। एम यू कॉस थीटा नीचे की तरफ है, एम यू कॉस थीटा ऊपर की तरफ है। तो ये वैसी ही बात होगी जैसे मैंने बोला कि गेंद गई, टकराई, टकरा कर आ गई, तो उस कंडीशन में क्या बताया था आपको कि दिशा पलट गई, तो दिशा पलट गई तो संवेग जुड़ जाएगा। एक को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव बोलेंगे, इसको पॉजिटिव बोलेंगे। देखो प्रारंभिक संवेग ये रहा प्रारंभिक वाला, तो इसमें लिखा हुआ है माइनस एम यू कॉस थीटा जे कैप, और इसमें लिखा हुआ है प्लस एम यू कॉस थीटा जे कैप। तो परिवर्तन देखेंगे, परिवर्तन तो ये तो सर इसमें आई दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जे दिशा में परिवर्तन है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये माइनस माइनस फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 MU cos थीटा, एग्जैक्टली जैसा हमने ऊपर किया था। तो तिर्यक टक्कर बोलते हैं इसे हम, और ये एक इंपॉर्टेंट सी कंडीशन है जो हमें पता होनी चाहिए कि सर अगर गेंद आई, टकराई और टकरा कर चले गई तो उस स्थिति में 2 MU cos थीटा जे कैप संवेग में परिवर्तन होगा। क्लियर है मामला? आया समझ में? चलिए, तो यह बेसिक सी इंपॉर्टेंट सी बातें हमें पता होनी चाहिए थी। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम। क्या पढ़ेंगे हम? गति का द्वितीय नियम। और ये संवेग परिवर्तन पे इतने सारे एग्जाम्पल क्यों करवाए सर आपने ना? ढेर सारे एग्जाम्पल, इतने एग्जाम्पल तो किताबों तक में नहीं दिए हुए थे, लेकिन हमने इतने सारे एग्जाम्पल संवेग परिवर्तन पे क्यों किए? क्योंकि क्या होता है बेटा, आपको अगर आगे द्वितीय नियम अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको संवेग परिवर्तन बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए संवेग परिवर्तन? क्योंकि द्वितीय नियम, जो गति का द्वितीय नियम होता है, वह कहता है
न्यूटन की गति का द्वितीय नियम वह कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी निकाय पर आरोपित बाह्य बल उस निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर बाह्य बल है। तो अगर आपको संवेग में परिवर्तन निकालना आता है तो ही आप द्वितीय नियम समझ सकते हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल, हर वैरायटी का एग्जाम्पल जो हमने करा है ना, हर वैरायटी का जो एग्जाम्पल हमने कर लिया है वो सारे एग्जाम्पल खत्म हो गए हमारे। तो सारे एग्जाम्पल हमने बढ़िया तरीके से हर वैरायटी का एग्जाम्पल किया। तो उसमें हम क्या समझ गए कि भैया संवेग में परिवर्तन नहीं निकालते आता तो हम द्वितीय नियम नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो वहां पर 2 म्यू साइन थीटा कब होता है बेटा? देखो इसमें एक और एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कि अगर मैंने यहां पर कोण यहां पर थीटा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपने यहां पे परिवर्तन निकाला 2mu cos थीटा निकाला, तो क्या कभी 2mu sin थीटा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? अगर मैं कोण ऊर्ध्वाधर से ना लेते हुए क्षैतिज के साथ कोण ले लूं, मतलब कि मेरा कोण जो है वो दीवार के साथ थीटा हो जाए। तो जहां पर ये वाला थीटा, ये थीटा ना होकर ये कोण थीटा बोल दे क्वेश्चन में हमें, ठीक है। तो अगर ये वाला कोण थीटा बोल दिया जाएगा, तो ये वाला कोण थीटा बोल दिया जाएगा, तो यहां पर जहां पर cos थीटा वहां sin थीटा हो जाएगा, जहां sin थीटा था वहां cos थीटा हो जाएगा। तो यह अदला बदली हो जाएंगे, sin थीटा cos थीटा अदला बदली हो जाएंगे। तो cos थीटा sin थीटा अगर अदला बदली हो जाएंगे तो उस कंडीशन में जहां पर sin है वहां cos हो जाएगा, तो यहां पर cos की जगह sin हो जाएगा। कब होगा? फिर से बोल रहा हूं, कोण अगर क्षैतिज के साथ दिया हुआ हो तो, ठीक है। कबीर बेटा क्या हो गया तुझे? ये कौन आया हमारी क्लास में? कबीर, ब्लॉक करवा दिया जाएगा ऐसे हमेशा के लिए? चलिए, तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है ना, वह क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है वो बल के बराबर होता है। अब संवेग में परिवर्तन क्या हो सकता है, संवेग में परिवर्तन क्या हो सकता है, वो सब कुछ हम एक बार देखना शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें और भी एग्जाम्पल करवाए थे, वो लेक्चर नंबर 2 में करवाया गया था। तो लेक्चर नंबर 2 एक बार हम ओपन करते हैं, लेक्चर नंबर 2 हम एक बार ओपन करते हैं। हाँ, तो लेक्चर नंबर 2 में हमने ये सारी बातें देखी थी। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने गति का द्वितीय नियम डिटेल में समझा था। तो क्या होता है वो एक बार मैं आपको बताता हूं। देखिए, संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बल कहते हैं। तो यहां पर संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन बटा समय, ये संवेग में परिवर्तन की दर होगी, दर मतलब डिवाइडेड बाय समय। यह क्या होता है? यह बल के बराबर होता है। या हम इसे dp बटा dt भी लिख सकते हैं। dp बटा dt मतलब क्या हो गया? dp बटा dt मतलब कि ताक्षणिक परिवर्तन, है ना। देखो, डेल्टा मतलब बड़ा परिवर्तन, है तो हमने बहुत बार देख लिया, हम 2-3 महीने से यही बात समझते आ रहे हैं कि डेल्टा मतलब बड़ा परिवर्तन होता है और डीपी बटा डीटी मतलब बहुत छोटा परिवर्तन होता है। तो बहुत छोटा परिवर्तन जो होगा डीपी बटा डीटी, है ना, और ये होगा डेल्टा टी बटा डेल्टा पी बटा डेल्टा टी एफ के बराबर, ये बड़ा परिवर्तन होगा। अब बड़ा परिवर्तन कब होगा, छोटा परिवर्तन कब होगा, क्वेश्चन में आपको देगा। वैसे 99% जगहों पर हम डेल्टा पी बा डेल्टा टी ही करेंगे, डीपी बटा डीटी तो जब हमें समीकरण दे देगा वो तब करेंगे, है ना। वो उस पर भी एग्जाम्पल हम समझेंगे। अब डेल्टा पी बटा डेल्टा टी या डीपी बटा डीटी दोनों में से किसी से भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर संवेग में परिवर्तन परिभाषित करना है। तो संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो अगर संवेग है द्रव्यमान इंटू वेग, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? m इंटू वी को लिख सकते हैं। देखो, इसमें m बाहर चले जाएगा, या देखो m इंटू वी, संवेग को m इंटू वी लिखा तो दो चीजें बदल सकती है, या तो द्रव्यमान बदल सकता है या तो वेग बदल सकता है। ठीक है, अच्छा सर आपने वेग बदलना सीखा, तो द्रव्यमान कैसे बदल सकता है किसी वस्तु का? है ना। देखो, दो चीजें हो सकती है वस्तु पे बल लगने की, या तो वेग बदलेगा या तो द्रव्यमान बदलेगा। तो सर वेग कैसे बदल सकता है? जैसे हमने अभी एग्जांपल देखे, एक गेंद गई टकरा के वापस आ गई, या गेंद गई टकरा कर वहीं रुक गई, तो ये इसका वेग बदल रहा है, द्रव्यमान नहीं बदल रहा, गेंद का द्रव्यमान नहीं बदला। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि द्रव्यमान बदल जाए वस्तु का, जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था,
तो रॉकेट जब ऊपर जाता है तो कैसे जाता है, उसके अंदर से बहुत सारी गैस बाहर निकलती है, उसके अंदर से बहुत सारी गैस बाहर निकलती है। या अगर एक पानी का पाइप है तो पाइप से जब पानी बाहर आता है तो पाइप पीछे की तरफ धक्का खाता है, तो वह पाइप पीछे की तरफ धक्का खा रहा है तो उसमें बल क्यों लग रहा है, क्योंकि पानी बाहर जा रहा है जो उस पे पीछे की तरफ दिशा में बल लगा रहा है। और कितना बल लगा रहा है, तो क्या पाइप चल रहा था, क्या पानी का वेग बदल रहा है, नहीं सर, पानी तो नियत वेग से बाहर आते जा रहा है, लेकिन उसका द्रव्यमान बाहर आ रहा है, तो द्रव्यमान हर सेकंड बाहर आते जा रहा है या द्रव्यमान परिवर्तित होता जा रहा है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि संवेग में परिवर्तन दो तरीकों से हो सकता है। एक में द्रव्यमान नियत है, जो 99.99% सवाल है हमारे वो उसी से होंगे। द्रव्यमान नियत है तो हम इसे लिख सकते हैं dv बटा dt या F बराबर ma लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, F बराबर ma लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन, ये जो एग्जांपल मैं करवाऊंगा केवल वही इसके काम के, इसके अलावा और एग्जांपल इसमें नहीं देखना है हमें, ठीक है। तो दो तीन ही एग्जांपल होते हैं, दो तीन स्पेसिफिक केसेस होते हैं। जैसे जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें वेग नियत है और द्रव्यमान बदल रहा है, द्रव्यमान बदल रहा है, dm बटा dt हो रहा है। तो यहां पर dm बटा dt मतलब क्या हो गया, वेग तो नियत है, dm बटा dt मतलब कि जैसे dm बटा dt मतलब द्रव्यमान का परिवर्तन समय के साथ कब होता है, पाइप से पानी बाहर आना, रॉकेट प्रपल्शन होना या रॉकेट का प्रणोदय होना, वो सब भी हम समझेंगे, प्रणोदय बल वगैरह क्या क्या होता है, ठीक है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें जो हमें पता होना चाहिए। तो अब आपसे ऐसा पूछा जा सकता है नीट में थियोरेटिकल क्वेश्चन कि बच्चों को लगता है F बराबर ma, क्या F बराबर ma न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है? नहीं, F बराबर ma न्यूटन की गति की द्वितीय नियम का एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा ये भी है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, संवेग में परिवर्तन। F बराबर ma द्वितीय नियम नहीं है। अच्छा, इसी प्रकार से ये सारी बातें अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम, इस पे अब हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो अब इस पे बहुत सारा एग्जांपल्स करते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया? यहां तक सभी को समझ में आ गया? हाँ भाई, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है? चलिए, तो F बराबर अभी तक हमने जो पढ़ लिया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें जो है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो F बराबर dp बटा dt जो होगा यह हमने पढ़ा। तो अब हमें बचपन से पता है सर, जब से फिजिक्स पढ़ना शुरू किया है हमने अभी, कि सर dp बटा dt मतलब कि pt ग्राफ की ढाल जो है वो हमें बल देगी। dp बटा dt जब भी अवकलन होता है तो वहां से हमें बल पता चलता है, और जब भी समाकलन होता है तो वहां से हमें क्या पता चलता है, क्षेत्रफल पता चलता है। तो यहां पर ft ग्राफ का, ये देखो dt तो चल जाएगा, तो इंटीग्रेशन f dt बराबर होगा इंटीग्रेशन dp की, वह ft ग्राफ का क्षेत्रफल हमें संवेग में परिवर्तन देगा। और संवेग में परिवर्तन जो होता है उसी को हम आवेग बोलते हैं। नीट का सवाल है ये, आवेग। आवेग क्या होता है एक्चुअल में, संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन को ही आवेग बोला जाता है, ठीक है। तो आवेग कैसे निकालेंगे आपको, अगर जैसे अभी हमने क्वेश्चन भी किए थे ना, अभी संवेग में परिवर्तन देख रहे थे हम, तो वही एक्चुअल में आवेग होता है। या आवेग संवेग में परिवर्तन को बोल सकते हैं, इस dt को इधर ले जाएंगे हम, तो ये f dt यह संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा, इसी को हम आवेग बोल सकते हैं। तो ऐसा भी बोल सकते हैं बल इंटू समय, बल इंटू समय आवेग है, या बल इंटू समय संवेग होगा, संवेग में परिवर्तन होगा। ये कहां से आ रहा है, गति के द्वितीय नियम से आ रहा है, तो इसी को हम आवेग बोलेंगे। तो आवेग एक्चुअल में संवेग में परिवर्तन ही है, इसका मात्रक, इसकी विमा सब संवेग के बराबर ही होती है, सब संवेग के बराबर ही होती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। संवेग में परिवर्तन हमें समझ में, संवेग में परिवर्तन को हमने आवेग बोला। साथ ही साथ यहां पर एफ एवरेज जो होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है ना, हम इसको चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे तो और बातें रूप और बढ़िया तरीके से चमकेगी। और इसमें बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल, एक क्लास भर के आप देख सकते हो कि अगर आप लाइव क्लास रेगुलरली अटेंड करोगे तो आपका कितना ज्यादा फायदा होगा। किसी भी कारणवश आपकी क्लास छूट गई वो बात अलग है, लेकिन अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपका बहुत
ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो होते वो लाइव क्लास में डिस्कस होते। तो मैं जिनका भी बैकलॉग हो गया था उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि चाहे जो हो जाए लाइव क्लास मत छोड़ा करो, लाइव क्लास मत छोड़ा करो, या अगर छूट भी जाए तो तुरंत अगली क्लास के पहले देख लिया करो, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स जो है वो आपको ऐसे आसानी से नहीं मिलते हैं। चलिए, तो एक एक करके कुछ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको डिस्कस करवा देता हूं। चलो, तो कुछ बेसिक से आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, आपको बल दिया है सदिश रूप में और वस्तु का त्वरण दिया है, तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना। जल्दी से सवाल पढ़ो एक बार। सर, रॉकेट बादलों में ऊंचा कैसे बल लगाता है? बेटा, रॉकेट बॉल कैसे लगाता है? रॉकेट जब ऊपर जाता है, अभी बताऊंगा। रॉकेट के अंदर क्या होता है, इंजन लगा होता है, और वो इंजन से धुआं निकलता है, गैस बाहर निकलती है। तो रॉकेट जो गैस नीचे छोड़ता है, और गैस बहुत ज्यादा वेग से नीचे की तरफ छोड़ता है, तो गैस नीचे की तरफ जाती है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर जाने लग जाता है। हाँ, ये बैकलॉग सीरीज है बेटा। चलिए, तो क्या ये सवाल सभी कर सकते हैं? एक बार जल्दी से ट्राई कर लो ये सवाल, जल्दी से ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है। आपको बल दिया है, त्वरण दिया है। अब त्वरण का परिमाण दिया हुआ है आपको, त्वरण का परिमाण दिया हुआ है √2, त्वरण का परिमाण दिया हुआ है √2, और बल दिया हुआ है। तो अब आप यहां पर बल तो सदिश रूप में दिया हुआ था, तो पहले आपको इसका भी परिमाण निकालना पड़ेगा। परिमाण निकालते आता है सभी को। तो यहां पर ये 6i³ - 8j³ + 10k पे, तो √6² + 8² + 10², उससे हमने इसका परिमाण निकाल दिया, और फिर यहां से आंसर आ गया द्रव्यमान का। चलो, और भी कुछ सवाल देखते हैं। अच्छा, अब इस पे इसके अलावा कैसे सवाल हो सकते हैं? जैसे वो वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में हमें बोला कि 50 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है ना, और त्वरण आगे की तरफ हो रहा है। तो अब आपको त्वरण का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? अब त्वरण का मान ज्ञात करना है, तो कैसे होगा त्वरण का मान ज्ञात? द्रव्यमान दिया हुआ है, 50 न्यूटन का बल लग रहा है, ब्लॉक का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ब्लॉक का त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे? अब यहां पे 60 डिग्री पे बल लग रहा है, तो बल तिरछा लग रहा है, किसी कोण पे लग रहा है, तो इसके फिर से घटक करने पड़ेंगे। हमें पता है सर, कोण के लंबवत वाला जो घटक होता है वो साइन होता है, कोण के साथ वाला कॉस होता है। तो एक बल, मतलब जो बल इस तरफ लग रहा है ना, आपने इस पे ऐसा धक्का लगाया, तो इसके दो घटक हो गए, एक घटक ऊपर है, एक घटक नीचे है। तो देखो यार, ऊपर का जो बल है वो तो इसे अंदर धकाल रहा है, या नीचे की तरफ दबाना चाहते हो तो नीचे तो नहीं जा रहा सर, ये आगे बढ़ रहा है। तो आगे कौन सा बल बढ़ा रहा है? इसका साइन घटक बढ़ा रहा है। इसी वजह से हमने यहां पे एफ साइन 60 लिया है, उसको सॉल्व किया है। हमने एफ साइन 60 लिया है और इसको सॉल्व किया है। तो साइन 60 लेके हमने इसको सॉल्व किया, और एफ बराबर ma आगे पूरा पूरा सॉल्व किया है। क्लियर है कहानी? आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते और भी कुछ क्वेश्चंस की तरफ, है ना। अब देखो, अब इसमें और कैसे क्वेश्चंस होते हैं, और कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं एक बार आपको बताता हूं यार, है ना। अब ये दो बहुत आसान सवाल थे, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे। तो अब त्वरण हम ऑलरेडी सरल रेखा में गति में पढ़ चुके। अच्छा, यहां पर कोई ऐसा तो नहीं जिसका सरल रेखा में गति भी इनकम्प्लीट है? हाँ भाई, कोई ऐसा है जिसको सरल रेखा में गति नहीं आता है? क्या कोई ऐसा है जिसको सरल रेखा में गति नहीं आता है? सभी को आता है? इकरा बेटा, आपने अगर सरल रेखा में गति भी नहीं पढ़ा तो आप क्या कर रहे हो अभी तक?
है ना। आप पढ़ रहे हो जून से, जुलाई हो गया पूरा, जून पूरा हो गया और अगस्त भी पूरा हो गया। 3 महीने में आप 3 चैप्टर नहीं पढ़ पाए फिजिक्स के, तो आप कैसे बनोगे डॉक्टर, है ना। और ये अकेली बच्ची नहीं है, और भी काफी सारे बच्चे हैं। तो बेटा मैं ये बैकलॉग सीरीज की क्लास हटवा दूंगा, ये क्लास नहीं चलेंगी अगर आप सरल रेखा में गति नहीं पढ़े अभी तक। तो आप दिखावा कर रहे दुनिया के सामने, है ना। आप दिखावा कर रहे दुनिया के सामने कि हम पढ़ रहे, हम नीट के लिए पढ़ रहे, हमने कोर्स ले लिया है, और आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो बस, और इससे कुछ नहीं मिलना है आपको। सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, नीट क्वालिफाई भी नहीं होगा, है ना। कॉलेज मिलना तो बहुत दूर की बात है कि नीट क्वालिफाई भी नहीं होगा। हाँ देखिए अब, हाँ इकरा खान बिटिया बिल्कुल सही बात, है ना। आप जैसे ही बच्चे होते हैं जो आखिरी में, है ना, क्या सोचते हैं कि सर आपने पहले पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा, हमको समझ नहीं आया, फिर हमने फिर से पढ़ा, आपने फिर से पढ़ा बैकलॉग में, हमने फिर नहीं पढ़ा, फिर अब हम बहाने मारेंगे सर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए। आप अकेले क्यों हैं जिनको हर एक चीज चम्मच से उठाकर खिलाना पड़ रही है? बाकी सब तो मजबूत बन चुके, बाकी सब तो आगे बढ़ चुके, बाकी सब आगे जा चुके हैं, बाकी सब बच्चे 4-5 चैप्टर आगे हैं आप लोगों से, और फिर भी आप बोल रहे सरल रेखा में गति हमारा भी कंप्लीट नहीं है, हमको उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, या सर आप ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए उसके। बेटा यहां पर मैं अगर 10,000 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा ना, तो भी तुम्हें नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे और तुम नीट नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इस दुनिया में कोई भी टीचर पढ़ा दे, या सरस्वती माता आके पढ़ा दे, भगवान आके पढ़ा दे आपको, लेकिन अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, 10,000 क्या 1,00,000 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाए आपको क्लास में, लेकिन अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे जब तक, तो बैकलॉग सीरीज का कोई मतलब नहीं रहता है। आपको कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए जाए, आपको कितने भी क्वेश्चन दे दिए जाए, कोई सेंस नहीं बनता है। आप फिर इस साल बहाने मारिए, अगले साल पढ़ लेना, है ना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही करते, एक साल तो बहानेबाजी में निकाल देते हैं, फिर अगले साल नींद खुलती है कि यार मैंने पिछले साल बहुत ज्यादा बहानेबाजी कर ली है, तो इस साल पढ़ते हैं। फिर उस साल भी आप नहीं पढ़ोगे पूरा, क्यों? क्योंकि वो तो फितरत में है ना। वो मुहावरा सुना है ना कि कुत्ते की दुम को अगर पाइप में लगा दिया जाए थोड़े दिन तक या महीनों तक भी, और पाइप से बाहर निकाला जाए, तो फिर भी वो टेढ़ी ही रहती है। तो वो फितरत में है, वो ऐसा करते रहोगे आप, फिर 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, फिर बात जाके समझ में आएगी कि अरे सर अब तो मुझे पढ़ना ही चाहिए चाहे जो हो जाए, या बोलोगे नीट में तो हमसे बना नहीं, नीट तो हमारे लिए है नहीं, या नीट तो बहुत डिफिकल्ट होता है, या हमको पढ़ाया नहीं गया ढंग से, ऐसी बहानेबाजी मारकर जिंदगी में बीएससी एमएससी कर लोगे, और फिर आगे जिंदगी में फिर दुखी रहोगे हमेशा कि यार डॉक्टर तो हम भी बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए हम। क्यों? क्योंकि उस समय कबूल नहीं कर पाओगे ना खुद से। कैसे खुद को सच बताओगे? आईना थोड़ी ना देख पाओगे तुम, खुद को सच थोड़ी ना बता पाओगे कि यार तूने मेहनत नहीं करी थी, तुमको पढ़ाया गया इंडिया के बेस्ट टीचर द्वारा, वो भी हिंदी मीडियम में, जो खुद पहले इंग्लिश मीडियम से पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे, तुम्हारे लिए स्पेशली हिंदी मीडियम में पढ़ाने आए, और तुम्हारे लिए घर बैठे सारी चीजें करी गई है, जिसके लिए बच्चे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। 2-2 लाख रुपए खर्च करता है बच्चा, तब जाकर उसको ये सब कुछ मिल पाता है, और तुम्हें बिल्कुल ही कम फीस में, जितना एक कमरे का किराया नहीं होता उतने में तुम्हें मिल गया है, और फिर भी तुम सोच रहे हो कि अभी नहीं पढ़ते या अभी नहीं होगा हमसे, है ना। तो इसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान है ना। इसमें हमारा कुछ नहीं जाता, हम तो पढ़ा रहे, हम 50 बार पढ़ा देंगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता इस दुनिया में, है ना। आप अगर 10 घंटे दिन के नहीं निकाल पा रहे हो, हाँ सही सुना, 10 घंटे, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारी स्थिति है, जो हालात है, उसमें तो 10 घंटे जरूरी है। तो अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो आगे ये मत उम्मीद करो कि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होगा, तुम डॉक्टर बन जाओगे, या कहीं पर वीडियो देखने से, या कहीं पर स्टेटस लगाने से, या स्टेटस देखने से कि हाँ डॉक्टर बन गए हैं, स्टेथोस्कोप हमारे गले में लटकेगा, वो सब झूठा है आपके लिए फिर। हाँ भाई, तो यह एक और सवाल था,
है ना। अब हमें आगे क्या करना है, अगर आपने अब सरल रेखा में गति नहीं पढ़ा तो आप छोड़ दीजिए क्लासेस, आप छोड़ दो, आप सब कुछ छोड़ दो, आप फिजिक्स छोड़ दो, आप केमिस्ट्री छोड़ दो। अगर आपको लगता है बायोलॉजी पढ़ सकते हो तो बायोलॉजी पढ़ो, वरना वो भी छोड़ दो, ठीक है। और बहाने बना लो, बहाने बनाओ, आराम से बहाने बनाओ। तबीयत खराब थी, घर में तबीयत खराब थी, है ना, ऐसा घर वाले काम करवाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, आराम से बहाने बनाओ एक साल, फिर अगले साल पढ़ लेना। देखो, तो यह सवाल उन्हीं को समझ में आएगा आगे जो बच्चों ने सरल रेखा में गति पढ़ा था। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है F बराबर ma होता है, तो A जो होता है वो त्वरण होता है। ये जो मैंने बातें बोली हो किसी एक बच्चे को नहीं बोली थी, भले मैंने स्टार्टिंग में नाम एक बच्चे का लिया हो, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके लिए बातें बोली गई है। तो F बराबर ma, F बराबर ma, तो ma क्या होता है? त्वरण होता है। तो त्वरण निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। त्वरण सरल रेखा में गति जो हमने पढ़ा था उससे हमने काफी बार निकाला था। जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें बोला है कि यहां पर हमारे पास द्रव्यमान है, बल दिया गया है और बोला है 3 मीटर तक खींचता है ये बल। तो आपको बताना है कि चाल क्या हो जाएगी। तो इसमें गति, सरल रेखा में गति का सीधा सीधा यूज है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास बल है, द्रव्यमान है, तो हमने इससे प्रारंभिक वेग तो शून्य, अंतिम वेग निकालना है। तो हमें पहले त्वरण ज्ञात करना था, तो त्वरण हमने ज्ञात कर लिया। तो त्वरण क्या होता है? F बराबर ma होता है। तो F बराबर ma त्वरण है, तो त्वरण तो निकल गया, लेकिन अगर हमें अंतिम वेग निकालना है तो अंतिम वेग जो है गति के तृतीय समीकरण से निकलेगा। किससे निकलेगा? तृतीय समीकरण से। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो अंतिम वेग जो होगा वह निकालना है। प्रारंभ वेग 0 है, 2 इंटू a तो है सर हमारे पास त्वरण, s जो है वो विस्थापन है। s विस्थापन हमें दिया गया था 3 मीटर, तो वो सारी वैल्यूज रखी गई है। त्वरण यहां से निकालकर यहां रखा गया, तो यहां से अंतिम वेग आया। अब यह गति के सरल रेखा में गति में पढ़ा था, गति का तृतीय समीकरण, और हमने यहां पर यह बात पढ़ी F बराबर ma। तो इन दोनों को मिलाकर यह क्वेश्चन बनता है। इसी प्रकार से हमारे पास जो एक और टाइप का क्वेश्चन है वो कौन सा था? वह मैंने जैसे आपको बताया था कि F बराबर v dm बटा dt वाला सवाल। ये तो सारे F बराबर ma वाले सवाल थे, जिसमें हमारे पास सीधी सीधी बातें बोली गई थी, है ना, और हमें नियत बल पर कार्य करना था। लेकिन अब हमारे पास एक बेसिक सवाल में इसमें करवाया था हमने। 1 मिनट, वो से शुरुआत करेंगे हम यहां पर। चलिए, वो वाला सवाल तो ठीक है, उसी में से करा था शुरुआत फिर हमने। चलो देखो, तो अब हमें कब पता चलेगा कि F बराबर ma के अलावा भी और कुछ लग रहा है सवाल में? हाँ, यही सवाल से शुरुआत कर देते हैं। F बराबर ma के अलावा और कुछ लग रहा है क्वेश्चन में, ये कब पता चलेगा हमें, है ना? F बराबर ma कब लग रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो सर F बराबर ma तो हमें पता चल गया कैसे लगाना है, लेकिन हमें कब पता चल गया F बराबर ma नहीं लगाना है, F बराबर v dm बटा dt लगाना है। तो वह आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। क्वेश्चन में एक ट्रिक छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? क्वेश्चन पढ़ते, हमें बोला 5 किलो द्रव्यमान का एक ब्लॉक घर्षण रहित तल पर रखा हुआ है, पानी की एक धारा। देखो, जब भी पानी की धारा की बात हो तो मतलब पानी जो बल लगाता है वो बल लगाता है v dm बटा dt, या वेग इंटू द्रव्यमान में परिवर्तन की दर वाले फॉर्मूले से। और दूसरी बात आपको क्या? पहली बात तो पानी दिखाई देगा, दूसरी बात बोलेगा कि पानी की धारा 4 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ब्लॉक से टकराती है, धारा प्रवाह की दर 3 किलो प्रति सेकंड है। धारा प्रवाह की दर 3 किलो प्रति सेकंड है। धारा प्रवाह की दर क्या है? 3 किलो प्रति सेकंड है। तो धारा प्रवाह की दर 3 किलो प्रति सेकंड है। तो ये कैसे पता चला हमको? यह पता चला किलो प्रति सेकंड। तो ये द्रव्यमान बटे में समय, तो बेटा द्रव्यमान बटे में समय का जो विमा और या मात्रक होगा वह केजी पर सेकंड होगा। क्या होगा? केजी पर सेकंड। जब केजी पर सेकंड सवाल में दिया हुआ हो या केजी पर सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ हो, मतलब 100% F बराबर v dm बटा dt से बल निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर वही दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है 3 kg पर सेकंड, मतलब कि मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे dm बटा dt जो है वह 3 दिया गया है, और पानी की धारा कितने से चल रही है? 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 न्यूटन आ जाएगा।
कितना आएगा 12 न्यूटन। मतलब कि पानी की धारा जो है वह 12 न्यूटन का बल लगाएगी। अब ये 12 न्यूटन का बल किसी पे भी लग सकता है, ब्लॉक पे लग सकता है, दीवार पे लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। तो अगर यहां पर 12 न्यूटन का बल, अब सवाल वाले ने बोला कि 5 किलो द्रव्यमान का ब्लॉक घर्षण रहित तल पर रखा है, तो ये 5 न्यूटन का जो बल है, 12 न्यूटन का बल जो है 5 किलो के ब्लॉक पे जाकर लग रहा है। पानी की धारा जो है 5 किलो वाले ब्लॉक पर जाके टकरा रही है। तो यहां पर अब हमें पता चला कि सर द्रव्यमान जो है वह 5 किलो है। अच्छा, बल लग रहा है 12 न्यूटन का, त्वरण क्या होगा? तो F बराबर ma से हमने त्वरण निकाला 12/5 या 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास त्वरण आएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे करना था। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार सवाल। क्लियर है सभी को? क्या ये क्वेश्चन सभी को चमकता है? इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो एक बार आपको खुद से ट्राई करने होंगे कि उनका बेसिक कंसेप्ट मैंने सारे बता दिए हैं आपको। एक और ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस करा था, वो भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। अच्छा, वो अगली क्लास में था? नहीं, इसी क्लास में था। देखो, देखिए एक और सवाल इसी प्रकार का कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला F बराबर MA यूज करते हुए F बराबर VdM/dt का इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पर एक वाहक पट्टिका बोला गया। वाहक पट्टिका मतलब कि जैसे आपने देखा होगा ना स्वचालित सीढ़ियां होती है, वैसे ही आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा कि कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में वहां पर एक ऐसा पट्टा रहता है जिसके ऊपर सामान लोडेड रहता है और वो चलता जाता वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आता है। तो वैसा ही कुछ पट्टा है यहां पर। तो वह उस पर 0.5 किलो प्रति सेकंड की दर से द्रव्यमान गिराया जाता है। तो उसके ऊपर 0.5 kg पर सेकंड की दर से द्रव्यमान गिर रहा है, मतलब 100% kg पर सेकंड आया। मतलब कि VdM/dt यूज करना है। कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर पट्टिका का वेग जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है और उसको चलाए रखने के लिए कितने बल की आवश्यकता है? तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। इसमें ये बल किसी पर लग नहीं रहा है, बस उसे ही चलाना है। तो उसे चलाने के लिए, हाँ, एयरपोर्ट पर भी होता है, बिल्कुल सही बात, एयरपोर्ट वगैरह पर भी होता है। हाँ, अदिति जैन, एयरपोर्ट पर देखा था मैंने। बहुत बढ़िया बेटा, एयरपोर्ट पर होता है ये। ठीक है, तो यहां पर VdM/dt जो होगा चाहे उसी का यूज करना है। तो F बराबर VdM/dt। तो वेग कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकंड और कितना द्रव्यमान है? 0.5 किलो पर सेकंड। तो 1 न्यूटन का बल हमें इस पे लगाना होगा। 1 न्यूटन का बल हमें इस पे लगाना होगा। क्लियर है कहानी? आई बात है सभी को समझ में इतनी? हाँ, एयरपोर्ट पर लगा होता है, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। चल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से सवाल थे जो हमें डिस्कस करने थे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है एक दो, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। बाकी और भी सवाल बहुत सारे हैं बीच में, मैं वो आपके भरोसे छोड़ रहा हूं कि आप एक बार पढ़ोगे और उन सवालों को करोगे। हाँ भाई, छोड़ा जा सकता है आपके भरोसे कि आप रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस देखोगे और एक बार ट्राई करोगे। अच्छा, मेरा नाम आदि जैन है। ठीक है बेटा, आदि। अच्छा, 2-3 बच्चे बेटा, 2 बैचेस साथ में चल रहे हैं ना, तो एक आदि है, एक अदिति है। चलो, रेलवे स्टेशन पे भी लगवा दो सर। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे भी लगा होता है। ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? अमन पांडे, कौन से रेलवे स्टेशन पे लगा हुआ है ये? ऐसा रेलवे स्टेशन तो मैंने नहीं देखा। अच्छा, हाँ, ये सही बोल रहा। वो जब घुसते हैं हम रेलवे स्टेशन पे तो सामान की चेकिंग करवाने के लिए लगवाते हैं। हाँ, समझ गया। हाँ, तो सामान की चेकिंग करवाने के लिए वहां पर लगा हुआ होता है कन्वेयर बेल्ट। तो उस पर सामान रखते, वो सामान एक्सरे मशीन के अंदर से गुजरता है ना, और वो चेक कर आपका सामान आगे दे देते हैं। हाँ, सब रेलवे स्टेशन पे लगा होता है, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, सब जगह लगा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैं लगवा दूं? हाँ, रेलवे भैया हमारा ही तो है। देखो तुम बोलो तो हमारे एक दो ट्रेन भी चलवा दे, कभी जरूरत पड़े तो बता देना, एक ट्रेन चलवा देंगे तुम्हारे घर से। सरल रेखा में गति और समतल में गति के नहीं बन। इकरा बेटा, फिर
आप एक बार पढ़ो तो सही, जाकर बनेंगे सब कुछ। देखो, तो अब हमारे पास ये एक और इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमसे बनना चाहिए। क्या है सवाल? सवाल बोला है कि देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि ये सवाल, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ का सवाल है, और एक ग्राफ के सवाल से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो एक बार सवाल पढ़ो जल्दी से। देखो, ताजमहल में भी लगा है। ताजमहल में कहां लगा हुआ है? हाँ देखो मोनिका बिटिया, जहां पर भी आप एंट्री में जाते हो और एंट्री में जाते हो और एंट्री में जहां पर भी चेक करते हैं, मेरे भैया रेलवे जॉब में, अरे भैया अपना नंबर दे देना यार, टिकट विकेट नहीं होता हमारा बहुत बार। आज ही सुबह बहुत मुश्किल से टिकट निकाला है ना। हमारी सिस्टर, हमारी छोटी बहन है, वो आना चाह रही थी दिल्ली में राखी के लिए, तो अब बहुत मुश्किल से टिकट निकला है आज सुबह, है ना। टिकट जितने का था उससे तो डबल पैसा देना पड़ गया टिकट निकालने के लिए। देखो, हाँ, तो बेसबॉल का बल्ला, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या हो रहा है कि अगर एक बेसबॉल के बल्ले से एक गेंद को मारा जा रहा है ना, एक गेंद को मारा जा रहा है, तो अगर एक बल्ले से एक गेंद को मारा जा रहा है तो हमें बोला गया है कि यहां पर ये देखो क्या हो रहा है। यहां पर जैसे t बराबर 1 सेकंड पे लगना शुरू हुआ है और उसके बाद में 2.5 सेकंड तक बल लगा। अरे नहीं कविता बिटिया, रिश्वत नहीं बोलते इस चीज को, रिश्वत नहीं देते। क्या होता है कि अगर आप टिकट बुक करो तो टिकट बुक करते तो एक नॉर्मल तरीका होता है, आप पहले कर लेते, तो अब हमको पहले नहीं करा हमने, तो आज तत्काल में बुकिंग करते हैं। तो तत्काल में बुकिंग करते तो तत्काल में बुकिंग के पहले तत्काल में बुकिंग का अलग से चार्ज लगता है, ठीक है, उसे रिश्वत थोड़ी ना बोलते हैं। और अगर उसमें भी नहीं मिलता है आपको टिकट तो आपको प्रीमियम तत्काल में बुक करना पड़ता है, उसका और ज्यादा चार्ज लगता है। ये रिश्वत नहीं है, ये तरीका ही है। देखो, तो अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें बल और समय का हमें ग्राफ दिया गया है। तो यहां पर हमें क्या पता करना है? हमें बेसबॉल के द्वारा प्रदान आवेग पता करना। तो देखो क्या हो रहा है, 1 सेकंड से ये ए से बी तक बल लगा और फिर बल कम हुआ। ये ऐसे कैसे हो गया? यहां पर देखो क्या हुआ कि अगर हम देखें किसी भी वस्तु पर बल कैसे है, गेंद पर बल कैसे लगता है, तो एक बैट है तो गेंद जाएगी, बैट से टकराएगी और थोड़ी सी पिचकेगी और फिर उसके अंदर वापस शेप में आ जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। ऐसे बल लगता है। तो क्या होगा, जब ये जाके टकराएगी तो उस पर बल बढ़ेगा, फिर उसके अंदर बल घटेगा और वह आगे निकल जाएगी। तो यहां पर बल बड़ा, बल घटा, तो ये टोटल बल लगा इस पे। तो आपको आवेग निकालना। तो देखो आवेग कैसे निकलेगा, एफटी ग्राफ है, एफटी ग्राफ का क्षेत्रफल जो है संवेग में परिवर्तन देता है, तो क्षेत्रफल निकाला वही आवेग होगा, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर हमें पता करना है औसत बल, तो औसत बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन बटा समय होता है, या बल पता करना है तो संवेग में परिवर्तन बटा समय होता है। अच्छा, अब एक अटपटी सी बात, अजीब सी बात कि सर यहां पर एफटी ग्राफ दिया है, एफ और टी के मध्य बातें दी गई है और आप बल दिया तो फिर भी आप क्वेश्चन में बल ही पूछ रहे हो। हाँ, तो बेसिक बात क्या है? बेसिक बात है कि संवेग, ये बल है तो बल जो होगा संवेग में परिवर्तन बटा समय होगा, तो संवेग में परिवर्तन बटा समय, तो ये तो बल है सर, तो ये भी तो बल ही दिया होता नहीं, ये ताक्षणिक बल दिया होता कि देखो हर सेकंड 1 से 1.5 या 1.25 सेकंड तक बल बढ़ा, फिर उसके अंदर घटा।
लेकिन ये औसत बल पूछना चाहता है कि एवरेज, जैसे यहां पर 0 था, फिर बढ़कर 18,000 न्यूटन हुआ, फिर कम हो गया। ये औसत पूछना चाहता है कि टोटल का एवरेज कितना है। जैसे अगर हम एक गाड़ी से चल रहे हैं, तो एक गाड़ी से चल रहे तो गाड़ी चली चली चली, फिर ब्रेक लगे, फिर आगे बढ़ी, फिर ब्रेक लगे, फिर ट्रेन में थे और एक स्टेशन पे रुक गई हम, या कहीं हम खाना खाने रुक गए, फिर आगे बढ़े, इस प्रकार से गाड़ी चलाते रहे। फिर हम गए 200 किलोमीटर कहीं दूर, तो कितने घंटे में पहुंचे? तो औसत चाल निकालते थे हम कुल दूरी बटे में कुल समय से। तो वैसे ही बात है कुल संवेग में परिवर्तन बटा समय। तो संवेग में परिवर्तन हमने निकाला, समय दिया हुआ 1.5, क्योंकि 1 से 2.5 मतलब 1.5 सेकंड का समय हो गया, तो बटा 1.5 कर दिया, तो 9,000 न्यूटन औसत बल आया है। क्लियर है मामला? आई बात समझ में? चलो आगे बढ़े। हाँ, इसी प्रकार से गति का तृतीय नियम काफी आसान होता है ना। इसमें तृतीय नियम से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट सी बात होती है, जो होता है संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का जो नियम है वो हम आने वाले समय में करने वाले हैं, आने वाले क्लासेस में एक चैप्टर पढ़ेंगे हम, उसके ऊपर संवेग संरक्षण के नियम पर चर्चा करेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? आगे मैं आपको एक अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें द्रव्यमान केंद्र और संघट की बातें होंगी। तो उसमें बेसिकली हम संवेग संरक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे, उसी के अंदर सवाल सॉल्व करेंगे और उसी में आगे बातें भी होंगी हमारी। ठीक है, तो ये वाला जो गति का तृतीय नियम है, इस पर अभी कोई ज्यादा उदाहरण हम करने वाले नहीं है और क्लास में भी नहीं करे हमने। तो गति का तृतीय नियम होता क्या है कि हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है और क्रिया प्रतिक्रिया विभिन्न वस्तुओं पर लगती है। यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहलाता है। अच्छा, तो ये इसको हम ऐसा समझ सकते कि मान के चलो हमारे पास ये ए है, ये बी है, तो ये ए बी पे बल लगा रहा है तो बी ए पर भी बल लगाएगा। तो कितना बल लगेगा? तो सर ये 1 है या 2 है, 1 2 भी बोल सकते। तो जितना बल ए बी पर लगाएगा उतना ही बल ए बी ए पर भी लगाएगा, और दोनों विपरीत दिशा में होंगे। तो F12 जो होगा वो नेगेटिव F21 के बराबर होगा। नेगेटिव क्यों बोल दिया हमने? क्योंकि विपरीत दिशा में होगा। विपरीत दिशा में होगा, तो जितना बल पहला दूसरे पर लगा रहा उतना ही दूसरा पहले पर लगाएगा, बट विपरीत दिशा में बल होगा। ठीक है, 2 बजे से बैच 1 बैच 2 की क्लास है। 2 बजे से शायद बैच 2 की ही क्लास है, जहां तक मुझे पता है। 2 बजे से केवल बैच 2 की ही क्लास है, बैच 1 की क्लासेस नहीं है ना। बैच 2 की क्लास है 2 बजे से, बैच 1 की तो 4 बजे से ही होगी। अच्छा, गति का तृतीय नियम क्या कहता है ना? गति का तृतीय नियम क्या कहता है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संबंध क्या क्या है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है कि हम कभी भी एकल विलगित बल उत्पन्न नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी एकल विलगित बल मतलब क्या होगा कि कभी भी एक ऐसा बल उत्पन्न करना संभव नहीं जिसमें केवल क्रिया हो या केवल एक ही व्यक्ति दूसरे पे बल लगाए। हमेशा दूसरा भी पहले को बल लगाएगा ही लगाएगा ना। जैसे अगर मान के चलो, अगर तुम किसी को चाटा मारते हो है ना, तो सामने वाले के गाल पर तो लगेगी, लेकिन तुम्हारे हाथ पर भी उतनी ही जोर से बल लगेगा। ठीक है ना। वो कुछ शायर लोग बोलते हैं ना कि दिल मेरा तोड़कर तुम खुश नहीं रह पाओगे, दुख हमें होगा तो दिल तो तुम्हारा भी दुखेगा, है ना। दिल हमारा टूटेगा तो दिल दुखेगा तो तुम्हारा भी। तो हर क्रिया के लिए एक अभिक्रिया होती ही होती है ना। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक ही पर बल लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता है, दोनों एक साथ होते हैं, है ना। दोनों एक साथ होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्रिया और अभिक्रिया जो है वो अलग अलग लगे, है ना। दोनों एक साथ लगते तो किसी को भी क्रिया किसी को भी अभिक्रिया बोल सकते हैं। जैसा कि मान के चलो मैंने हाथ एक दूसरे हाथ पर मारा तो दर्द दोनों हाथों में हुआ, है ना, फीलिंग दोनों हाथों में आई। तो यहां पर जैसे ही मैंने इस हाथ पे मारा तो कौन क्रिया कौन अभिक्रिया? क्या पहले वाले हाथ ने दूसरे वाले को मारा या दूसरे वाले ने पहले वाले को मारा? नहीं बोल सकते, दोनों ने एक साथ एक दूसरे को मारा। भले इसको रख दो, इस दूसरा हाथ उसकी तरफ ले जाऊं, तो यहां पर अगर मैं हाथ इधर वाले हाथ की तरफ ले जा रहा हूं तो उस कंडीशन में भी दोनों साथ में ही एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो किसी को भी क्रिया बोल सकते हैं, किसी को भी अभिक्रिया बोल सकते हैं, दोनों साथ में ही होते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से यह क्रिया अभिक्रिया का नियम जो है वह सदैव हर वस्तु पर लगता है,
सदैव हर वस्तु पे लगता है। मतलब जिन्होंने छदम बल की क्लासेस अटेंड करी हो उन्हें पता होगा कि जब भी हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में रहते हैं तो वहां पर हमारे पास प्रथम नियम और द्वितीय नियम नहीं लगता है ना, उसमें गति का प्रथम नियम द्वितीय नियम नहीं लगता, लेकिन तृतीय नियम हर जगह लगता है। ठीक है, चलिए, तो यह लेक्चर नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ। अच्छा, लेक्चर नंबर 3 में मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा जिनकी भी क्लासेस छूट गई है ना, कि लेक्चर नंबर 3 जो है वो एटलीस्ट पूरा देखिए ना। एक बार बता देता हूं कहां से देखना है, क्योंकि इन लेक्चर में मैंने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझा है ना, उनका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। अच्छा, 3 नहीं 4 को पूरा देखना होगा, क्योंकि 3 में अभी हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। गति के द्वितीय नियम पर ही हमने और भी क्वेश्चंस करे थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, देखेंगे सभी ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गति के द्वितीय नियम पर ही और क्वेश्चन करवाए थे मैंने। क्या है द्वितीय नियम पर और इंपॉर्टेंट सी बातें, जैसे एक सवाल होता है ना, ये सवाल यूजुअली 90% बच्चों को डाउट में ही जाता है, इसलिए मैंने क्लास में भी करवा दिया था कि हमारे पास आकांक्षा सिंह बिटिया क्या हो गया, आपके कमेंट का जवाब नहीं देते बेटा, आप हमेशा आते हो और ऐसे रोना गाना मचाते हो, तो कैसे आपके कमेंट का जवाब दे। कभी खुश भी रहो जिंदगी में तो आपसे कोई बात भी करना चाहेगा, हम भी आपके कमेंट का जवाब देंगे। आप आते ही आप एक ही सीधे इमोजी भेजते हो रोने वाली, तो कैसे काम चलेगा। देखो, तो यहां पर एक सवाल होता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, ठीक है, या मशीन गन से गोली चलाई जाती है, दर 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 दर, तो क्या होगा गति के तृतीय नियम अनुसार कि सर अगर गोली बाहर की तरफ निकल रही है तो बंदूक ने गोली पे बल लगाया तो गोली भी बंदूक पे बल लगाएगी, इसी वजह से बंदूक जो है वो पीछे की तरफ झटका मारती है ना। बंदूक क्या होती है, पीछे की तरफ झटका मारती है। तो जैसे ही बंदूक से गोली चलती है तो गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे की तरफ झटका मारती है। तो बंदूक जो पीछे की तरफ झटका मार रही है ना, तो उसमें अभी हमें वो झटका मार रही हो तो गति के तृतीय नियम के कारण हो गया, लेकिन ये बंदूक पीछे की तरफ झटका मारे तो इस पर एक बल लगाकर रखना पड़ेगा इसे पकड़ने के लिए, वरना बंदूक तो पीछे भाग जाएगी। तो वह बंदूक को पकड़ कर रखने के लिए कितना बल लगेगा वो निकालना होता है हमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा, ब्लूस्टैक्स ऐप से आप लोग लाइव क्लास लैपटॉप में देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ब्लूस्टैक्स ऐप से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली बेटा आपने। अच्छा एक और बात बता देता हूं, जिन लोगों को लैपटॉप है तो अमन को बहुत दुख हो रहा था, एक बार ट्राई करना अगर हो जाए तो, बाकी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है ना, अगर आप कर पाओ तो, अगर आपको लैपटॉप अच्छे से चलाते आते तो कर लोगे। फिर गूगल पे जाना, सर्च करना ब्लूस्टैक, BLUE ब्लूस्टैक, STACK ब्लूस्टैक ऐप। तो एक ब्लूस्टैक ऐप आती है जो अगर आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लो तो उससे उसमें मोबाइल बन जाता है उसके अंदर, उसको जैसे ही खोलोगे तो मोबाइल दिखने लग जाएगा, मोबाइल की तरह हो जाएगा, है ना। तो मोबाइल के अंदर जैसे एंड्रॉइड चलता है तो वैसे उसमें भी चल जाएगा। तो वो आप डाउनलोड कर लो, उसमें डाउनलोड ऐप जैसे ऐप स्टोर होता है, प्ले स्टोर होता है, वैसे उसके अंदर भी खुलेगा और उसके अंदर सब मोबाइल जैसा चलने लग जाएगा। तो जो भी ऐप हो आपकी मोबाइल के, आप लैपटॉप पे चाहते हो तो डाउनलोड करके उसमें चला सकते हो। ठीक है, चलो, तो अब ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल में बोला जाता है कि अगर हमारे पास स्मार्ट टीवी में नहीं चलेगा, अरे भाई साहब बस करो, स्मार्ट टीवी में भी चलाना है तुम्हें, अब टीवी में भी चल जाएगा, टीवी में डाउनलोड करके देखना डाउटनेट की ऐप। वैसे बात तो सही बोल रहा लड़का, एक बार मैं आज अपनी टीवी में जाके डाउनलोड करता हूं घर पर, मैंने ट्राई नहीं कभी कि डाउटनेट की ऐप टीवी के अंदर। देखो, तो यहां पर अगर एक बंदूक है तो बंदूक से अगर हमने बोला कि प्रति सेकंड n गोलियां चल रही हैं, हम छोटी मोटी बंदूक नहीं ले रहे, हम मशीन गन की बात कर रहे सीधे ना, ऐसे नहीं कि एक बार में एक गोली चल रही, नहीं, एक सेकंड में 2 गोली, एक सेकंड में 3 गोली, या एक सेकंड में 50 गोलियां, एक मिनट में 50 गोलियां चल रही, इतनी सारी गोलियां चल रही, मशीन गन है एक। हम किए थे नहीं होता है, चलो ठीक है। तो यहां पर प्रति सेकंड अगर n गोलियां निकलती है, प्रति सेकंड n गोलियां निकलती है, तो यहां पर कितना बल लगेगा, है ना। देखो, अब एक बच्चे ने उसका भी जुगाड़ लगा लिया, बोले सर स्क्रीन कास्ट कर लो, हो जाता है। हाँ, तो मोबाइल से आप अपना आपका अगर एंड्रॉइड टीवी तो स्क्रीन कास्टिंग कर लो, तो टीवी पे देखना, पूरे घर वालों को बिठा लेना, बोले आज फिजिक्स पढ़ेंगे सब मिलके। तो F बराबर m dv बटा dt होता है ना, m dv बटा dt होता है।
तो यह हमें पता है क्या है, यह बल का सूत्र है, यह संवेग में परिवर्तन से आता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास सवाल में बोला है 1 सेकंड में n गोलियां चल रही है। अब यहां पर ध्यान देंगे जल्दी से सभी। तो अगर 1 सेकंड में n गोलियां चल रही है, तो क्या होगा वहां पर? तो द्रव्यमान तो है, वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन जो होगा वो v ही होगा। और डेल्टा टी तो डेल्टा टी होगा। वेग में परिवर्तन v क्यों लगा? क्योंकि बंदूक से जब गोली चली तो पहले तो उसका वेग 0 था, लेकिन उसके बाद में उसका वेग आ गया, है ना, उसका वेग आ गया। पहले तो वेग 0 था, अब वेग आ गया उसके पास में, तो प्रारंभिक वेग तो 0 है ना, प्रारंभिक वेग तो 0 है। तो प्रारंभिक वेग तो 0 है, लेकिन बाद में वेग v हो गया है। तो अब ये डेल्टा टी कैसे निकाले? डेल्टा टी, तो ये हमें पता है कि 1 सेकंड में n गोलियां चल रही। तो देखा, बिल्कुल आसान सा गणित है इसमें कि 1 सेकंड में कितनी गोलियां चली या एक गोली को चलने में कितना समय लगा। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि, ऐसा समझो कि मेरे पास n गोलियां चल रही है 1 सेकंड में, या 3 गोली चली 1 सेकंड में, 4 गोली चली 1 सेकंड में। तो एक गोली को चलने में कितना समय लगेगा? क्योंकि मैं संवेग में परिवर्तन तो एक गोली का लिख रहा हूं, ठीक है, ये ऐसा समझ लो, या आप ऐसा समझ सकते हो, पहला तरीका। तो दूसरा तरीका कि डेल्टा टी तो 1 सेकंड हो गया। अच्छा सर, तो 1 सेकंड में अगर मैं देखूं तो कितनी गोलियां चल रही? तो सर n गोलियां। तो बल, एक गोली का बल क्या होगा? m इंटू वी। तो n गोलियों का बल कितना हो जाएगा? n इंटू एम वी हो जाएगा। n गुणा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में 4 गोली, 1 सेकंड में 5 गोली चल रही है। तो n m v हमारे पास बल होगा। ये इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला सा बन चुका है, आप चाहो तो उसको याद भी रख सकते हो, या जो सिंपल सी बात मैंने समझाई वो कि समय 1 सेकंड बोला, 1 सेकंड में n गोलियां चल रही है, तो समय 1 सेकंड रख दिया और इंटू n कर दिया मैंने, तो यह बल आ गया। अब यह बेसिक सा फॉर्मूला, इस पे आपको होमवर्क में सवाल मिल जाएंगे, एकदम आसानी से आप कर सकते हो। इसी प्रकार से ब्लू स्टैक ऐप किस तरह दिखता है? बेटा ब्लू स्टैक ऐप किस तरह दिखता है, अब कैसे दिखाऊं मैं तुम्हें? लैपटॉप में ही तुम गूगल पे सर्च करो, मिल जाएगा। ब्लू स्टैक केवल एक ही है, बल्कि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड होने में टाइम लगता है। चल, इसी प्रकार से एक और इस पर सवाल बनता है, इसी बंदूक की गोलियों पर ही सवाल, कि हमारे पास एक m द्रव्यमान की प्लेट है, हमारे पास एक m द्रव्यमान की प्लेट है। अभी प्लेट हवा में टिकी हुई है, और कैसे टिका दिया? नीचे से गोलियां मार मार के, है ना, कितने खतरनाक लोग हैं ये। नीचे से गोलियां मार मार के, नीचे से गोलियां मार मार के प्लेट को हवा में टिका दिया, प्लेट को हवा में टिका दिया। तो अब हमको बोला जाएगा कि कितनी गोलियां प्रति सेकंड चलाई जाए इस प्लेट को हवा में टिकाने के लिए। इस पे एक सवाल करवा रहा हूं अभी मैं, है ना। तो आसान सी बात है, गोलियां जाकर टकरा रही है ना, तो गोलियां जाकर टकरा रही है तो कितना बल लगाएगी? तो देखो गोली, देखो दो बातें हो सकती है, या तो अगर गोली जाए टकरा कर वापस आ जाए, या टकरा कर वहीं रुक जाए। तो उस कंडीशन में अगर टकरा कर रुक गई तो हमने बल कैसा देखा था? बल देखा था NMV, और इसको mg के बराबर कर दिया, प्लेट के mg के बराबर। क्यों? क्योंकि प्लेट आना चाहती है नीचे, गोलियां बल लगा रही है उस पर ऊपर। प्लेट आना चाहती है नीचे, गोलियां बल लगा रही है उस पर ऊपर। तो mg बराबर हो जाएगा NMV के, mg बराबर हो जाएगा NMV के। ठीक है, इसी पर क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा फील आएगा हमें। देखो क्या बोला है कि एक मशीन गन से 50 ग्राम की गोलियां 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है। अच्छा, यदि 200 न्यूटन का औसत बल बंदूक पर लग रहा हो तो प्रति मिनट कितनी निकलने वाली गोलियों की संख्या क्या होगी? प्रति मिनट बोला है अब इसने, है ना, प्रति मिनट बोला है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था F बराबर NMV। अब यहां डेल्टा टी को मैंने 1 मिनट या 60 रख दिया है। क्यों रख दिया 60? क्योंकि 1 सेकंड में n गोलियां थी, तो हमें 1 सेकंड नहीं, अब 1 मिनट के लिए निकालना है। तो यहां पर हमने इसे 60 रख दिया है टाइम को। बस अब इसे सॉल्व किया है। हमें बोला है कि यहां पर हर एक गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम है, 50/1000 कर सकते किलो के लिए। वेग 1000 मीटर पर सेकंड है, बल 200 न्यूटन का लगा रहे हैं। तो इसमें F बराबर NMV में सारी वैल्यूज रखी और हमने n की वैल्यू निकाली, तो 240 गोलियां प्रति मिनट चल रही है, मतलब हर सेकंड 4 गोलियां चल रही। इतनी खतरनाक मशीन गन है। क्लियर है कहानी?
तो ये एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला था जिसमें हमें सारी कहानी पता होना चाहिए। इसी प्रकार से एक और केस बता देता हूं रॉकेट प्रोपल्शन का या रॉकेट प्रणोदन का क्या होता है। इसमें भी F बराबर VdM बटा dt कैसे लगता है, कैसे लगता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। आप भी ले आओ एक गन। क्यों भाई, मैं क्या करूंगा गन का? चलो चलिए, आपके पास गन है भाई, गन को क्या करेंगे हम? तुम सब कम हो क्या गन से? आवाज नहीं आ रही। कामेश सर आए थे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या 2 बजे से वो क्लास ले रहे हैं, तो बैच 2 की 2 बजे से क्लास है, तो अब हमारे पास थोड़ा सा कम समय बचा है, जल्दी जल्दी ये सारी बातें देखेंगे। तो अब रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है? रॉकेट प्रोपल्शन में हमारे पास जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें से गैस बाहर की तरफ निकलती है। क्या होता है? गैस बाहर की तरफ निकलती है। तो अब गैस बाहर की तरफ निकलती है तो वह रॉकेट को ऊपर कैसे ले जाती है? तो आपने ये देखा होगा, ये वैसे झोपड़पट्टी नहीं है ना, एक बच्चा बोलता सर ये झोपड़ी नहीं है, ये रॉकेट बनाया था। तो रॉकेट से नीचे गैस निकल रही है। तो देखो ये गैस जो है वो डीएम बटा dt, मतलब हर सेकंड कितना द्रव्यमान निकल रहा है उसे डीएम बटा dt बोला हमने। इसी प्रकार से ये वीआर क्या है? वीआर जो होगा वो अपेक्षित वेग, कितने वेग से रॉकेट के सापेक्ष गैस बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये रॉकेट से जो गैस बाहर निकल रही है, तो यह गैस बाहर निकल रही है और रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि रॉकेट ने गैस पे बल लगाया, तो गैस भी रॉकेट पे बल लगाएगी, प्रतिक्रिया बल, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो यहां पर जो थ्रस्ट फोर्स या फिर जो बल लगेगा उसका सूत्र हो जाएगा VdM बटा dt फिर से। क्यों? क्योंकि जो गैस नीचे की तरफ जाएगी, तो उससे रॉकेट ऊपर जाता है, तो VdM बटा dt बल होता है। अच्छा, अब इसमें 2 केसेस हो सकते हैं कि रॉकेट नियत वेग से ऊपर की तरफ जा रहा हो या रॉकेट त्वरण के साथ ऊपर की तरफ जा रहा हो। तो क्या होंगी दोनों केसेस में? देखो, अगर रॉकेट नियत वेग से ऊपर की तरफ जा रहा है, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है नियत वेग से, तो नियत वेग से अगर रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस पर परिमाणी बल 0 होना चाहिए। मतलब कि ऊपर की तरफ लगने वाला अपथ्रस्ट या इससे हम बोलते हैं प्रणोद बल, तो ये प्रणोद बल और नीचे की तरफ देखो रॉकेट का खुद का द्रव्यमान है तो नीचे mg तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, चंद्रयान 3 एग्जैक्ट इसी तरह से लॉन्च हुआ था। तो ऊपर की तरफ ft बल, नीचे की तरफ mg बल, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तो ft बराबर mg हो गया, ft बराबर mg हो गया। ठीक है, यह नियत वेग से जब जाएगा तब की बात है, और 99% सवाल हमारे इसी से बनेंगे, ft बराबर mg से। दूसरी बात कि अगर ये नियत त्वरण से ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है? नियत त्वरण से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नियत त्वरण से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ऊपर वाला बल ज्यादा होना चाहिए नीचे वाले बल से, तो हमने नेट बल लिखा ऊपर की तरफ लगने वाला प्रणोद बल माइनस mg बराबर होना चाहिए ma के, क्योंकि परिमाणी बल जो होता है वो ma के बराबर होता है। हाँ, लिफ्ट वाली कंडीशन की तरफ बिल्कुल सही, बहुत सारी कंडीशन हमने ऐसी देखी कि सर वस्तु को अगर ऊपर जाना तो ऊपर लगने वाला बल ज्यादा होना चाहिए नीचे वाले बल से। ठीक है, अच्छा यहां क्या चल रहा है कुछ बच्चों के बीच में? मैं तो डर गया था, तुम्हारे पास बंदूक है। अच्छा, बंदूक नहीं, राखी है मेरे पास, बहुत बढ़िया। देखो, तो ft माइनस mg बराबर हो गया ma के। क्लियर है मामला? तो ये रॉकेट साइंस है। हाँ, ये रॉकेट साइंस है। चलिए, तो इस पे सवाल कैसे आ सकते हैं? वैसे कुछ 1-2 मैंने काफी सारे क्वेश्चंस क्लास में करवाए हैं, मैं 1-2 सवाल आपको पहले प्रैक्टिस करवा देता हूं जिससे आपके कंसेप्ट मजबूत हो जाए और आपको जो पढ़ाया गया वो समझ में आ जाए। जैसे ये वाला जो सवाल है, इससे हम समझते हैं कि 1000 किलो द्रव्यमान वाले रॉकेट में ईंधन की खपत 40 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से हो रही है। रॉकेट से 5 गुणा 10⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से गैस निष्कासित होती है, तो रॉकेट का प्रणोद का मान क्या होगा? रॉकेट पर प्रणोद का मान क्या होगा? क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो रॉकेट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा तो उस पर प्रणोद का मान क्या होगा? यदि हमें बोला कि 1000 किलो द्रव्यमान वाला रॉकेट में ईंधन की खपत जो है कितनी हो रही है?
40 किलोग्राम प्रति सेकंड। तो जब भी किलोग्राम प्रति सेकंड दिया मतलब वो डीएम बटा डीटी दिया है। इसी प्रकार से रॉकेट से 5 गुणा 10 की घात 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गैस निष्कासित होता है, तो गैस के निष्कासन की वेग भी दी गई है। तो एफ जो होगा वो वी डीएम बटा डीटी होता है, वेग दिया हुआ है, डीएम बटा डीटी दिया है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, हमारे पास बल आ गया। इसमें द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं है, द्रव्यमान का कोई यूज नहीं होगा। क्लियर है कहानी। तो ये एक और इंपॉर्टेंट सा सवाल था जो हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ अच्छा एक और लास्ट सवाल हमारा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पर क्या है, F बराबर डीपी बटा डीटी हमने पढ़ा था। तो डीपी बटा डीटी हमने पढ़ा था, तो उसमें जो P है वो हमें दिया हुआ है A प्लस बीटी स्क्वायर, मान के चलो जो P है वो हमें दिया हुआ है A प्लस बीटी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु के रेखीय संवेग में समय के साथ परिवर्तन समीकरण P बराबर A प्लस बी टी स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जहां A और B स्थिरांक है। तो एक विमीय गति के लिए वस्तु पर कार्यरत परिमाणी बल किसके समानुपाती होगा। तो देखो ये हमने जो फॉर्मूले करे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, उसमें 99% जगह था F बराबर ma, ठीक है, या एक दो जगह पे था F बराबर वी डीएम बटा डीटी। लेकिन इन सब में हमें औसत बल वगैरह की बातें पूछी थी, हमसे संवेग दे के बल या संवेग का समीकरण देके बल नहीं पूछा। तो ये वही वाला सवाल है एक लोता, इसमें आपको संवेग का समीकरण दिया गया है और बल पूछ लिया। तो ये P की जगह लिखेंगे A प्लस बी टी स्क्वायर, A का अवकलन 0 हो चुका है, प्लस बी टी स्क्वायर का अवकलन होगा B इंटू 2T। तो ये 2BT या F समानुपाती आ गया T के, F क्या हो गया, समानुपाती आ गया T के। तो ऐसे सवाल भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ 2 बजे से बैच 2 की क्लास है केमिस्ट्री की। तो ये वाली क्लास बस 2-5 मिनट और हम करेंगे ताकि आपको बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाए। चलिए, तृतीय नियम अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तृतीय नियम से सारी इंपॉर्टेंट बातें भी मैंने करवा दी है आपको। संवेग संरक्षण का नियम जो है वो आगे चलकर हम देखेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, अब हमें आगे क्या पढ़ना है ना, तो ये मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। अब आगे हमें कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट सी बातें करनी होगी, है ना, आगे हमें 2-3 इंपॉर्टेंट सी बातें करनी होगी। अब हमने पढ़ा F बराबर ma, अभी जो था वो बल दिया गया था, तो अगर F बराबर ma करेंगे तो ये जो बल है ये बल कहां से आएगा, ये बल कौन कौन दे सकता है। तो बल जो है वो कहां से आ सकता है, तो बल जो है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है। तो ये कहां से आ सकता है, तो ये बल जो है वो रस्सी में तनाव हो सकता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो सकता है, स्प्रिंग बल हो सकता है, छदम बल हो सकता है, घर्षण बल हो सकता है, स्थिर विद्युत बल हो सकता है, चुंबकीय बल हो सकता है, नाभिकीय बल हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब एक एक करके ये वाले बल अब हमें पढ़ने होंगे। सारे बल के प्रकार होते हैं, बल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है, वो सब कुछ हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तनन बल, स्प्रिंग बल और छदम बल, ये 4 प्रकार के बल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। घर्षण बल एक अलग चैप्टर होता है, उसको पढ़ेंगे हम। स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल क्लास 12th में पढ़ेंगे, नाभिकीय बल भी क्लास 12th में पढ़ेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल भी क्लास 11th में हम पढ़ने वाले हैं। तो विभिन्न प्रकार के बल है जिनको हम आगे चल के एक एक करके हम कवर करेंगे। क्लियर है कहानी, क्या इतना सभी को क्लियर है। तो अभी ये वाली क्लास जो है वो हम इतनी ही रखते हैं, क्योंकि फिर से बोल रहा हूं, बैच 2 की 2 बजे से क्लास है केमिस्ट्री की। तो आप लोग केमिस्ट्री की रेगुलर क्लास ले लीजिए। और अगली क्लास, अब मेरी अगली क्लास बैकलॉग सीरीज की कब होने वाली, जिसमें मैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल पढ़ाऊंगा, वो जो क्लास है वह हमारी कल परसों राखी आएगी। फिर उसके आगे गुरुवार के दिन 12 बजे क्लास है, जिसमें हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है बेटा अवधेश क्लास में ब्लू स्टैक ऐप कैसे दिखाऊं मैं, देख ये ऐसा, तो गूगल क्रोम खोलना और गूगल क्रोम पर सर्च करना ब्लू स्टैक, है ना, क्या सर्च करना है, ब्लू स्टैक। जैसे ही ब्लू स्टैक सर्च करोगे, देखो ऐसा इसका आइकन है ना, और ऊपर के ऊपर सबसे पहले यही आएगा ब्लू स्टैक। तो इस पे क्लिक करना, है ना, और ये रहा फॉर विंडोज के लिए डाउनलोड ब्लू स्टैक। तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी लैपटॉप में क्लास चलानी है तो इससे चला सकते हैं। अब इस पर कैसे चलती, क्या क्या होता है, वो थोड़ा सा मैंने देखा नहीं है, लेकिन इस पे एप्स चल जाती हैं।
चलिए, कल थोड़ी क्लास, अरे कल क्लास है, कल क्लास क्यों नहीं होगी? कल तो मंगलवार है, परसों। बेटा राखी कल नहीं है, राखी परसों है, राखी परसों है, रक्षाबंधन परसों है, कल नहीं है रक्षाबंधन। तुम लोग रक्षाबंधन कल कर रहे हो क्या? हाँ भाई, तुम लोग, तुम्हारे घर में रक्षाबंधन कल हो रहा है या परसों है? जैसे हमारे घर में, मतलब हमारे डाउटनेट के कैलेंडर में तो परसों कर रहे हैं रक्षाबंधन। हाँ 30 को। अच्छा 31 को, ये एक दिन और लेट कर रहे हैं। अब 31 को तो नहीं, हम लोग तो 30 को करेंगे। तो 90% चांस, 31 को पूर्णिमा है। चौतीस को है, हाँ ये हुई ना बात। ठीक है, तो 30 और 31 को वैसे 90% चांसेस, अभी मैं फाइनल नहीं बोल रहा हूं, वैसे 90% चांसेस यही है कि आपकी 30 को ऑफ होगा, है ना, 30 को रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी। चलिए, तो अब हम परसों की क्लास, मतलब परसों नहीं, गुरुवार के दिन हम मिलेंगे, जिसमें हम ये आगे कंटिन्यू करेंगे बैकलॉग सीरीज। तो जितना बड़ा रिवाइज करना है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।